हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की राजनीतिक पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 6 लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की, जिसका पुराना नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट था। अब बदला हुआ नाम इसका लोकतांत्रिक पुनरुत्थान है, जिसमें अब तक हमने आपातकाल की पृष्ठभूमि, आर्थिक संदर्भ, गुजरात और बिहार के आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, न्यायपालिका से संघर्ष और 1974 की रेल हड़ताल और आपातकाल की घोषणा और उसके संकट और प्रभाव और सरकार का फैसला और परिणामों की चर्चा कर ली है। अब इस वीडियो में हम आपातकाल के संदर्भ में जो विवाद उभरे, शाह जांच आयोग और आपातकाल की ज़रूरत थी या नहीं, इस विवाद की चर्चा और आपातकाल के दौरान क्या हुआ उसकी चर्चा और आपातकाल के से क्या सबक सीखा जा सकता है और आपातकाल के बाद की राजनीति ने किस तरह मोड़ लिया और लोकसभा के चुनाव 1977 और उसके परिणाम और जनता सरकार का सत्ता में आना और फिर विरासत के रूप में हम लोकतंत्र की मजबूती और भारत में लोकतंत्र का किस तरह मजबूत होना एक सारांश के रूप में समझेंगे। तो आइए शुरू करें अपने इस वीडियो की। तो आपातकाल के संदर्भ में विवाद। आपातकाल भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण है। इसका एक कारण है आपातकाल की घोषणा की ज़रूरत को लेकर विभिन्न दृष्टिकोणों का होना। दूसरा कारण यह है कि सरकार ने संविधान प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके व्यवहारिक तौर पर लोकतांत्रिक कामकाज को ठप कर दिया था और आपातकाल के बाद शाह आयोग ने अपनी जांच में पाया कि इस अवधि में बहुत सारी अति हुई। इसके अतिरिक्त भारत में लोकतंत्र पर अमल लिहाज से आपातकाल से क्या क्या सबक सीखे जा सकते हैं, तो इस पर भी बहुत अलग राय मिलती है। तो आइए इन पर एक एक करके नज़र दौड़ाएं। तो हम देखते हैं कि क्या आपातकाल ज़रूरी था या नहीं। ऐसे बहुत सी बहसें आपातकाल के पक्ष और विपक्ष में उठती हैं। तो आपातकाल की घोषणा के कारण का उल्लेख करते हुए संविधान में बड़े सादे ढंग से अंदरूनी गड़बड़ी जैसे शब्द का व्यवहार किया गया है। यानी आपातकाल को लगाए जाने की जो परिस्थिति है उसको संविधान में जो व्याख्या दी गई है उसकी अंदरूनी गड़बड़ी के नाम से दी गई है। अब यह अंदरूनी गड़बड़ी जो आपातकाल लगा रहा है वह उसकी परिभाषा कुछ और हो सकती है। तो इस तरह से सही और स्पष्ट परिभाषा का अभाव हमें देखने को मिलता है संविधान में आपातकाल को लेकर, जिसको इंदिरा गांधी ने एक महज लोकतांत्रिक आंदोलनों और राजनीतिक आंदोलनों को अंदरूनी गड़बड़ी बताकर आपातकाल लगा दिया, इस प्रावधान का फ़ायदा उठाते हुए। तो 1975 से पहले कभी भी अंदरूनी गड़बड़ी को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। हम पढ़ चुके हैं कि देश के कई हिस्सों में विरोध आंदोलन चल रहे थे, तो क्या इसे आपातकाल लागू करने का पर्याप्त कारण माना जा सकता था? सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र है और इसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वह निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दे। सरकार का मानना था कि बार बार का धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी के समर्थक यह भी मानते थे कि लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता है। इससे अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का ध्यान विकास के कामों से भंग हो जाता है और सारी ताकत कानून व्यवस्था की बदहाली पर लगानी पड़ती है। तो इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगे डाल रही हैं और मुझे गैर संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बाहर बेदखल करना चाहती हैं। तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार ने कुछ इस तरह से अपनी सफाई में कहा कि यह आंदोलन जो है एक चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ है और यह आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ था, उनके नेतृत्व के खिलाफ था, उनके निजी दुश्मनी के खिलाफ था। और यह इस तरह के आंदोलन क्या है कि राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करते हैं विकास कार्य को करने के लिए। तो इन सभी सफाई का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार और उसके समर्थकों ने इसको जस्टिफाई और इसका समर्थन करने का प्रयास किया। आइए फिर जब इंदिरा गांधी की सरकार हार जाती है 1977 के चुनाव में और आम जनता दल की सरकार बनती है, तो वह एक जांच आयोग बिठाता है। जांच आयोग शाह जांच आयोग के नाम से जाना गया और इस आयोग का काम था कि 1975 से 1977
के बीच जो आपातकाल की परिस्थितियां थी उसमें क्या गड़बड़ियां हुई और किस तरह के कदम उठाए गए, उनकी पड़ताल करना, उस दौर के घटनाओं को जनता के सामने लाना। तो इस 1977 की मई में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री J.C. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग की गठन किया और इस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही तथा सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए किया गया था। यानी आपातकाल के दौरान जो भी कदम उठाए गए थे सरकार द्वारा, उन कदमों की जांच करना था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। तो गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थीं और वे आयोग के सामने उपस्थित हुई, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए। भारत सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत 2 अंतरिम रिपोर्टों को तीसरी तथा अंतिम रिपोर्ट की सिफारिश, पर्यवेक्षणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में भी विचार के लिए रखी गई थी। तो शाह आयोग ने अपना काम पूरा किया और अपनी एक रिपोर्ट तैयार की कि किस तरह से कदम उठाए गए, किस तरह से शासन व्यवस्था आपातकाल के दौरान चली, जिसके लिए उसने बहुत से गवाहों और सबूतों और दस्तावेजों को खंगाला। इंदिरा गांधी की कुछ कही गई बातें हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। शाह आयोग को जब उन्होंने अपने पत्र में लिखा तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर खुद को लोकतंत्र की राह रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने क्या हुआ, जब आपातकाल लगाया तो उसके अगले दिन रेडियो में, आकाशवाणी में उन्होंने जनता को संबोधित किया 26 जून 1975 को, और उस संबोधन में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर खुद लोकतंत्र की राह रोकने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के नाम पर, वह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को ही लोकतांत्रिक काम नहीं करने दे रहे हैं और संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अदालतों से माहौल सरगर्म है और इसके नतीजन हिंसक घटनाएं हो रही हैं। एक आदमी तो इस हद तक, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को इशारों में लेते हुए कहा कि इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि वह हमारी सेना और हमारे पुलिस को बगावत के लिए उकसा रहे हैं। विघटनकारी ताकतों का खुला खेल खेला जा रहा है और सांप्रदायिक उन्माद को हवा दी जा रही है, जिससे हमारी एकता पर खतरा मंडरा रहा है। अगर सचमुच कोई सरकार है तो वह कैसे हाथ बांधकर खड़ी रहे और देश की स्थिरता को खतरे में पड़ता देखती रहे। तो चंद लोगों की कारस्तानी से विशाल आबादी के अधिकारों को खतरा पहुंच रहा है। तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपनी दलील और सफाई में जनता को संबोधित किया। तो एक शाह आयोग में खुलकर सामने आया, खुलासा हुआ, उसमें तुर्कमान गेट इलाके में विध्वंस दिल्ली के में पता लगता है। इसमें क्या था आइए देखते हैं। तो आपातकाल के दौरान दिल्ली के गरीब इलाके के निवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित होना पड़ा था। यानी कि जो दिल्ली के अंदर जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ स्थापित थी उन सभी को उखाड़ फेंका गया था, उनको विस्थापित कर दिया गया था उन स्थानों से। तो उस स्थान यमुना नदी के किनारे पास जो निर्जन इलाके थे वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों के बासिंदों को ज़बरदस्ती बसाया गया और झुग्गी झोपड़ियों को उठाकर एक इलाके से दूसरी जगह तक ज़बरदस्ती बसाया गया था। और इसी नियति का एक शिकार तुर्कमान गेट भी हुआ था और इलाके की एक बस्ती थी और इस इलाके की झुग्गियों को उजाड़ दिया गया था और इलाके के सैकड़ों लोगों को ज़बरदस्ती नसबंदी की गई थी। और बहरहाल अनेक लोग नसबंदी करवाने से इसलिए बच सके। अब कुछ लोग नसबंदी करवाने से बच भी गए, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने शासक और प्रशासक का सहयोग किया। कैसे? क्योंकि इन लोगों ने दूसरों को नसबंदी करवाने के लिए रजामंद कर लिया था और ऐसे लोगों को बतौर इनाम ज़मीन के टुकड़े भी मिल रहे थे। ठीक है। और इस तरह कुछ लोग अक्सर सरकार द्वारा प्रायोजित जो प्रयासों के शिकार हुए। तो कुछ लोगों ने कानूनन ज़मीन हासिल करने के लालच में दूसरों को बलि का बकरा बना दिया और ऐसा करके खुद को विस्थापित होने से बचा भी लिया। अब कुछ अन्य दलों मसलन सीपीआई, इसने आपातकाल के दौरान क्या है, कांग्रेस को समर्थन देना जारी रखा था। अब सीपीआई जो कांग्रेस की समर्थक और गठबंधन दल की पार्टी थी, उसने क्या हुआ, कांग्रेस को आपातकाल की स्थिति में भी समर्थन दिया था।
अब उसका विश्वास था कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है, और सीपीआई का मानना था कि ऐसी सूरत में विरोध पर एक हद तक प्रतिबंध लगाना उचित है। और सीपीआई का मानना था कि जेपी ने जिस जन आंदोलन की अगुवाई की वह मुख्यतया मध्य वर्ग का आंदोलन था, और मध्य वर्ग कांग्रेस की परिवर्तनकारी नीतियों के विरोध में था। आपातकाल के बाद सीपीआई ने महसूस किया कि उसका मूल्यांकन गलत था और आपातकाल का समर्थन करना एक गलती थी। तो बाद में फिर जब आपातकाल के बाद इसकी परिस्थितियां निकल कर सामने आई तो सीपीआई ने माना कि आपातकाल का समर्थन करना उसकी एक गलती थी। अब दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का तर्क था, यानी जो आपातकाल की आलोचना करते हैं उनका तर्क था कि आज़ादी के आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का एक सिलसिला जो है चल रहा है। जेपी सहित विपक्ष के अन्य नेताओं का ख्याल था कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए, और बिहार और गुजरात में चले विरोध आंदोलन ज़्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे हैं, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन पर कभी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का मुकदमा नहीं चला। अब जो आंदोलन चला उसमें क्या हुआ, लोकतंत्र का एक पहलू यह भी है कि वहाँ पर जनता को अभिव्यक्ति और अपने अधिकारों और अपने हकों को लेकर आंदोलन करने का हक होना चाहिए, ऐसा जेपी का कहना था, जयप्रकाश नारायण का। और यह जो आंदोलन चलाए गए गुजरात और बिहार के अंदर, वह आंदोलन ज़्यादातर क्या है अहिंसक ही रहे। इसी वजह से किसी भी नेता के ऊपर क्या हुआ, राष्ट्र विरोधी किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चला, ठीक है। और अधिकतर वसिंदों बंदियाँ जो अधिकतर जो बंदी किए गए कैदी थे उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। तो ना मुकदमा दर्ज और ना ही किसी तरह के राष्ट्र विरोधी गतिविधि का कानून और मुकदमा दायर किया गया। फिर भी इंदिरा गांधी को जो गड़बड़ी का अंदेशा लग रहा था, अगर गड़बड़ी का अंदेशा था तो इन नेताओं के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दायर किया गया, क्यों नहीं इनको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत जो कानून है उनके कानूनों के तहत कार्रवाई किए गई इनके। तो ऐसे सवाल उठते हैं। तो देश के अंदरूनी मामलों की देखरेख का जिम्मा जो है गृह मंत्रालय का होता है, और गृह मंत्रालय ने भी किसी भी तरह कभी भी कोई इस तरह की अंदेशा नहीं जताया कि कानून व्यवस्था क्या है की चिंता नहीं जताई कि भारत में देश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। अगर कुछ आंदोलन अपनी हद से बाहर जा रहे थे, अगर कुछ आंदोलन सरकार को लग रहा था कि अपनी हद से बाहर निकल रहे हैं, तो सरकार के पास ऐसे बहुत से रोज़मर्रा की अमल में लाने वाली ताकतें और शक्तियां थीं जिनसे इन आंदोलनों पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन फिर भी सरकार ने इस सीधे तरीके का उपयोग ना करते हुए एक बहुत पेचीदा आपातकालीन कानून का फ़ायदा उठाया और उसका लागू किया। लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को ठप करके आपातकाल लागू करना अतिचारण कदम उठाने की ज़रूरत कतई नहीं थी। सरकार ने जैसा कदम उठाया उसके अतिरिक्त उसके वैकल्पिक बहुत से ऐसे कानून और शक्तियाँ सरकार के पास थी जिनकी मदद से सरकार क्या है इन आंदोलनों पर नियंत्रण पा सकती थी। लेकिन फिर भी सरकार ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए मनमाने ढंग से शासन करने के लिए आपातकाल लगाया। तो दरअसल खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं बल्कि शासक दल और स्वयं प्रधानमंत्री को था, ऐसा जेपी को लगता था। तो आलोचक कहते हैं, जो इस आपातकाल के आलोचक हैं, उन्होंने कहा कि जो यह खतरा था देश के नाम पर नहीं बल्कि इंदिरा गांधी स्वयं प्रधानमंत्री को खतरा था। उन्होंने देश के खतरे को बताते हुए आपातकाल लगाया बल्कि स्वयं उनको खतरा था। उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख को बचाने के लिए इस देश को आपातकाल की स्थिति में झोंक दिया। तो आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, तो जो आपातकाल था उस दौरान क्या क्या घटा और क्या क्या घटनाएं घटी उसको हम जानने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन भी अपने आप में विवाद का एक मुद्दा रहा है। क्या सरकार ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया? क्या इस दौरान सत्ता का दुरुपयोग हुआ और उसके बूते ज्यादतियाँ की गई? सरकार ने क्या कहा कि वह आपातकाल के जरिए कानून व्यवस्था को बहाल करना चाहती थी, यानी कि सरकार ने तर्क दिया कि वह आपातकाल के जरिए जो कानून व्यवस्था ठप पड़ गई थी, आंदोलन चल रहे थे, उनको ख़त्म करना चाहती थी, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना चाहती थी, ऐसा सरकार ने दलील दी। तो कार्यकुशलता बढ़ाना चाहती थी और अपने लिए जो विकास के काम है उनको करना चाहती थी, गरीबों के हित के कार्यक्रम लागू करना चाहती थी। और उस उद्देश्य से सरकार ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम को भी सामने रखा और सरकार ने घोषणा की कि इसे लागू करने का अपना दृढ़ संकल्प दोहराया। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रमों में कुछ थे भूमि सुधार कानून, पुनर्वितरण भूमि पुनर्वितरण, खेतीहर मजदूरों के
पर पुनर्विचार और प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि मामले पर सरकार क्या है काम करना चाहती थी। और आपातकाल की घोषणा के बाद शुरुआती महीनों में मध्य वर्ग इस बात से जो बड़ा खुश था कि विरोध आंदोलन समाप्त हो गया है। अब मध्य वर्ग जो एक परेशान हो गया था इस तरह के आंदोलनों से, जिसका कोई लेना देना नहीं था इन आंदोलनों से, तो वह उसको बहुत खुशी और प्रसन्नता हुई कि चलो अब देश में शांति तो आई। सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासन लागू हुआ और गरीब और ग्रामीण जनता को भी उम्मीद थी कि सरकार जिन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने के वायदे कर रही है उन्हें अब कारगर तरीके से लागू किया जा सकता है। तो पहले तो सकारात्मक रूप में इन आपातकाल को देखा गया। जो गरीब था उनको लगा कि हमारे जन कल्याण के जो कार्यक्रम सरकार लागू करवाना चाहती थी और नहीं कर पा रही थी, वह अब इन परिस्थितियों में लागू कर देगी। मध्य वर्ग विरोध प्रदर्शनों से जो तंग आ चुका था उसको कहीं ना कहीं खुशी थी इस बात से, और सरकारी कर्मचारियों पर एक अनुशासन लागू हो गया था इन आपातकालों की परिस्थितियों में। अब उन्हें अब कारगर तरीके से लागू किया जा सकता था, ऐसा गरीबों को लगा था जो योजनाएं सरकार लागू करना चाहती थी। और समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग अपेक्षाएं थीं और इस कारण आपातकाल को लेकर उनके दृष्टिकोण भी अलग अलग थे। अब जो आपातकाल की परिस्थितियां थीं उसको लेकर विभिन्न जो समाज है, विभिन्न जो वर्ग है, अलग अलग नज़रिए से उस आपातकाल को देखता था अपने अपने फ़ायदे से। इस तरह से हम आपातकाल को विभिन्न तबकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से देख सकते हैं आपातकाल को। तो आपातकाल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि सरकार ने ज़्यादातर वायदे पूरे नहीं किए। अब आपातकाल की स्थिति के बाद सरकार के नियंत्रण में हर चीज़ थी, लेकिन फिर भी सरकार ने जो आंदोलन आपातकाल से पहले कह रही थी कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें रोका जा रहा है, हमें टोका जा रहा है, तो आपातकाल के बाद सरकार के नियंत्रण में हर एक काम था, हर एक संभव एजेंसियाँ थी, हर एक तंत्र था। लेकिन फिर भी सरकार ने क्या है आपातकाल के दौरान ऐसे कोई बदलाव, कोई काम नहीं कि जो जनता के हित में थे। इस तरह से आपातकाल के मंसूबे पर सवाल उठता है और उनके आलोचक इस आपातकाल के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो सरकार अपने वायदों को वोट लेकर जातियों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती थी। अब आलोचकों ने निवारक नज़रबंदी के बड़े पैमाने के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाएं। अब जो आलोचक थे उन्होंने कहा कि निवारक नज़रबंदी का जो जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है इस परिस्थितियों में, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि आपातकाल के दौरान अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किस तरह से किया गया, उनको जेल में ठूस दिया गया। अब दरअसल कुल मिलाकर 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई जो प्रमुख नेता थे, और शाह आयोग का आकलन था कि निवारक नज़रबंदी कानूनों के तहत लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता भी शामिल थे। अब प्रेस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं, इसमें कई पाबंदियां गैर कानूनी थीं, और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दिल्ली बिजली आपूर्ति निगम के महाप्रबंधन को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से 26 जून 1975 की 2 बजे रात को मौखिक आदेश दिया गया कि सभी अखबारों की बिजली आपूर्ति को काट दी जाए। अखबारों को बिजली आपूर्ति 2-3 दिन बाद बहाल की गई, उनको फिर से बिजली आपूर्ति 2-3 दिन बाद सुनिश्चित की जा सकी। लेकिन अब तक क्या हुआ, सेंसरशिप की जो व्यवस्था है और जिसका ढांचा है वह तैयार कर लिया गया था। इसके अलावा कुछ और भी गंभीर आरोप हैं जो ऐसे लोगों को लेकर लगे जो किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, लेकिन सरकारी ताकत का इन लोगों ने इस्तेमाल किया। जैसे कि प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी उस वक्त किसी आधिकारिक पद पर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रशासन पर उनका असर जो बहुत ज़्यादा था, उन्होंने आरोप लगता है इनके ऊपर कि इन्होंने सरकारी कामकाज में दखल दी और दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने और ज़बरदस्ती नसबंदी में इनकी अहम भूमिका थी। और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रेस पर लगी पाबंदी के अतिरिक्त आपातकाल का बुरा असर आम लोगों पर भी पड़ा, और आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में मौतें और उनका गुप्त आंकड़ा किसी के सामने कभी नहीं आ पाया, और यातना की घटनाएं घटी बहुत सी। गरीब लोगों को मनमाने ढंग से एक जगह से उजाड़ कर दूसरी जगह बसाने के प्रयास और घटनाएं घटी, और जनसंख्या नियंत्रण के अति उत्साह में लोगों को अनिवार्य रूप से नसबंदी करवाने के लिए मजबूर किया गया। उदाहरण के लिए समझा जा सकता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ठप होने पर लोगों पर क्या गुजरती है, तो लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर लोकतंत्र ना हो। तो इस तरह से हमें एक गैर लोकतांत्रिक
और गैर लोकतंत्र की मौजूदगी जो है आपातकाल के दौरान देखने को मिलती है। तो शाह रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ, जिसमें हुआ कि राजन की पुलिस हिरासत में मौत। तो किस तरह से मौत हुई और किस तरह से यहाँ पर सरकार ने आंकड़े छुपाए और जानकारी को बाहर नहीं आने दिया। बाद में फिर यह जानकारी जब सामने खुलकर आई तो किस तरह से वहाँ की सरकार को उच्च न्यायालय ने बर्खास्त किया। तो आइए देखते हैं। कालीकट इंजीनियरिंग कॉलेज केरल के अंतिम वर्ष के छात्र पी राजन को 1 मार्च 1976 के दिन एक अन्य छात्र जोसेफ चार्ली के साथ छात्रावास से ही उसके हॉस्टल से उठा लिया गया। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। राजन के पिता जो टीवी इचार वारियर थे ने अपने बेटे की तलाश में बहुत से भागदौड़ की। वे विधायकों से मिले, संबंधित अधिकारियों को अर्जी दी और तत्कालीन गृह मंत्री के करुणाकरण से भी मदद की गुहार लगाई। क्योंकि आपातकाल की घोषणा हो चुकी थी, इसलिए नागरिक अधिकारों से जुड़ी हर मामलों को अदालत में नहीं उठाया जा सकता था। आपातकाल की समाप्ति के बाद जब वारियर ने अन्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय में अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की अपने बेटे की तलाश में, तो गवाहों के बयान से यह बात स्पष्ट हुई कि छात्रावास से उठाकर राजन को अगले दिन कालीकट के टूरिस्ट बंगले में ले जाया गया और इस जगह पर पुलिस ने उसे यातना दी। अगली सुनवाई में केरल सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि गैर कानूनी पुलिस हिरासत, उसको जो हिरासत ली गई थी उसके बेटे की, वह हिरासत गैर कानूनी थी। उसमें पुलिस हिरासत में ना रखकर उसके प्राइवेट टूरिस्ट बंगले में रखा गया था उसको, और वहाँ पर उसको यातना दी गई थी और उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं किया गया था। और इस दौरान पुलिस द्वारा लगातार यातना देने के कारण राजन की मौत हुई थी। और केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि करुणाकरण ने अदालत से झूठ बोला। यानी करुणाकरण जो उस समय मुख्यमंत्री थे, केरल राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके थे, उन्हें अदालत के फैसले के बाद क्या हुआ, अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। तो आपातकाल से सबक क्या सीखा जा सकता है? हम क्या सबक सीख सकते हैं आपातकाल की परिस्थितियों से? तो आपातकाल से एक बारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां तो उजागर हो गई। अब हमें अपने लोकतंत्र की कितनी शक्ति है और कितनी कमजोरी है उसका भी हमें पता लग गया, उसका एक प्रयोग हमने देख लिया। अब हालांकि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत में लोकतंत्र नहीं रह गया था, यानी जो आपातकाल था उसमें हम लोकतंत्र नहीं कह सकते कि वह सच्चा लोकतंत्र नहीं था। लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े ही दिनों बाद हमने किस तरह से लोकतांत्रिक धर्रे और लोकतांत्रिक पटरी पर किस तरह लौट आए और सब चीज़ें सहज हो गई। और इस तरह आपातकाल एक सबक तो यही है कि भारत में लोकतंत्र विदा कर पाना इतना मुश्किल और इतना कठिन का आसान काम नहीं है। यानी कि भारत में लोकतंत्र जो है इसको उखाड़ फेंकना या इसको ख़त्म करना आसान नहीं है। भारत में लोकतंत्र एक बहुत मजबूत लोकतंत्र के रूप में है। जो हमने इतनी भयानक और आपातकालिक परिस्थिति, तानाशाह जैसा रवैया एक नेता का, उसमें भी भारत में लोकतंत्र फिर से कायम हो पाया, जिससे भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक मजबूती का हमें पता लगता है। दूसरे आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों से कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए हैं। अब आपातकाल में जो ऐसे कुछ बहुत से प्रावधान हुए हैं जिनसे क्या हुआ, हमें उलझाव और व्यवधान की जो स्थिति है उत्पन्न होती है, जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। जैसे कि अंदरूनी गड़बड़ी के नाम पर जब आपातकाल लगाया गया तो अंदरूनी गड़बड़ी कुछ भी हो सकती है। जो शासक है वह किसी भी कारण को अंदरूनी गड़बड़ी बताकर आपातकाल लगा सकता है, जिसको फिर बाद में बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। यानी कि अब सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही केवल और केवल आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित रूप में देगा। जैसे कि हमने देखा कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अहमद को कह दिया कि आपातकाल लगा दो और राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और फिर बाद में उन्होंने कहा, सुबह जाकर मंत्रिमंडल को बताया कि भाई हमने आपातकाल लगा दिया है, लेकिन फिर बाद में यह बदलाव किया गया
कि अब क्या है कि मंत्रिमंडल क्या है, जो पूरा मंत्रिमंडल, ना केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूरा मंत्रिमंडल की सलाह पर जो राष्ट्रपति को लिखित रूप में दिया जाएगा, फिर जाकर आपातकाल की परिस्थिति को लगाया जा सकता है। और केवल सशस्त्र विद्रोह देश के अंदर अगर हो रहा है तभी यह आपातकाल लागू होगा। अब तीसरे क्या प्रावधान किए गए, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुआ। अब तीसरी बात यह निकल कर सामने आई, आपातकाल से हम सीख सकते हैं कि जो आपातकाल था उससे प्रत्येक नागरिक जो है अपने अधिकारों को लेकर अधिक सचेत हुआ, जागरूक हुआ। अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दिया। अब न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की जो कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी, उसमें हर जो नागरिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, निरस्त हो गए थे। तो इससे अदालत ने भी सीखा और अपने नागरिक को अधिकार प्रदान करने के लिए, उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से अब मजबूत प्रावधान किए गए। इसे महसूस करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। अब आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में भी आए। अब नागरिकों के मानवाधिकार जैसे मुद्दों को लेकर बहुत से संगठन भी बने। बहरहाल आपातकाल के संकटपूर्ण वर्षों ने कई ऐसे सवाल छोड़े हैं जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। यानी कि बहुत से ऐसे मुद्दे आज भी हैं जिन पर जो आपातकाल की परिस्थिति से चले आ रहे हैं और उन पर आज भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के रोज़मर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में दोनों के बीच एक साधा हुआ संतुलन क्या हो सकता है। तो जैसे जो हमने देखा कि किस तरह न्यायपालिका और कार्यपालिका में एक असंतुलन की स्थिति बनती थी, उस स्थिति को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसका समाधान नहीं निकाला जा सका। और क्या नागरिकों को विरोध की कार्यवाही में शामिल होने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए अथवा उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए, इन मुद्दों को लेकर आज भी कोई स्पष्ट जो हमें जवाब नहीं मिल पाया है। दूसरे, आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ। अब जो आपातकाल को लागू किया गया उसको लागू करने वाले लोग कौन थे, उसको लागू करने वाले पुलिस और प्रशासक थे। यानी उन्होंने इसको लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। यानी कि यह पूरी तरह से कठपुतली और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री थे, इनके नेतृत्व में इन्होंने अपना काम किया और आपातकाल को लागू करने का काम किया। तो ये जो संस्थाएँ थीं, इनकी स्वतंत्रता पर हमें सवाल उठता है कि यह कितनी मात्रा में स्वतंत्र हैं और कितनी मात्रा में इनको नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो इन्हें शासक दल के अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। जैसा कि हमने आपातकाल में देखा, अब शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासक राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे आपातकाल के दौरान, और यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हो पाई है। आज भी अगर हम देखते हैं तो पुलिस और प्रशासक जो है पूरी तरह से राजनीतिक दलों और सरकार के नियंत्रण में ही काम कर पाते हैं। अब आपातकाल के बाद की राजनीति कैसी राजनीति रही और उसने किस तरह का रुख लिया और क्या बदलाव हुए भारतीय राजनीति में, उसको हम यहाँ पर समझने और जानने का प्रयास करेंगे। अब जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल का सबसे जरूरी और कीमती सबक राज्य व्यवस्था ने सीख लिया। 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह था। यानी कि आपातकाल के बाद जो चुनाव करवाया गया 1977 में, यह एक तरह से जनमत संग्रह था। यानी कि जनता इसके पक्ष में है या विपक्ष में, यह पता लगने वाला था इन चुनावों से। तो उत्तर भारत में तो खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर आपातकाल का असर सबसे ज़्यादा हुआ था। उत्तर भारत में ही आपातकाल को सबसे प्रभावी रूप से लागू किया गया था, क्योंकि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी सबसे ज़्यादा यहीं पर हुए थे। और विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा था और जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध आया। यानी कि जनता ने जो है सरकार के आपातकाल के दौरान की गए कामों और प्रयासों को नकार दिया और सरकार के विरुद्ध फैसला देते हुए विपक्षी दल जो चुनाव लड़ रहे थे जनता दल के रूप में, उनको विजयी प्राप्त हुई। तो सबक एकदम साफ था, जो सरकार को सबक एक साफ था कि अगर आप जनता के खिलाफ काम करोगे और गैर
संवैधानिक काम करोगे तो आपको जनता पसंद नहीं करेगी। तो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी स्थिति यही रही। अब जब उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी फिर से हार गई। अब यह पहली बार था कि कांग्रेस क्या है, आम चुनाव में हारी हो और सत्ता से बाहर रही हो। तो 1975 और 1977 के अनुभवों की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को हम और पुख्ता कर देती है। अब जो लोकसभा के 1977 के चुनाव हुए उसमें 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव करवाने का जो फैसला है वह किया। अब इसी के मुताबिक सभी नेताओं को, जो इसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया था, उनको अब जेल से रिहा कर दिया गया। और 1977 के मार्च में चुनाव हुए और ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी का बहुत कम समय मिला था। लेकिन राजनीतिक बदलाव की गति बड़ी तेज थी। आपातकाल लागू होने से पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नज़दीक आ गई थी और चुनाव के इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी का नाम से एक नया दल बना लिया और नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। और कांग्रेस के कुछ नेता भी जो कि आपातकाल के खिलाफ थे इन पार्टियों में आकर शामिल हो गए। तो कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई और इस पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, तथा बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के उत्तर जनमत संग्रह का रूप दिया और इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में सरकार के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों पर जोर दिया। यानी कि किस तरह सरकार ने आपातकाल के दौरान असंवैधानिक काम किए और किस तरह से अत्याचार किए, उन अत्याचारों और उन जातियों को विपक्षी दलों ने उठाया जनता के बीच और इसको एक जनमत का रूप दे दिया कि भाई अगर जनता इसके सरकार के किए गए इस काम के साथ है तो जनता उनको वोट दे, अगर उसके विरुद्ध में है तो हमें वोट दे। तो इस तरह से चुनाव लड़ा गया। तो हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की जो पृष्ठभूमि थी में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था। यानी जो इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस क्या है हार गई और जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। अब सारे जो संगठन थे गठबंधन ना बनाकर सभी जो नेता थे उन्होंने एक नई पार्टी ही बना ली जनता दल के नाम पर, जनता पार्टी के नाम पर। तो अब सारा जो वोट है एक जगह पड़ने लग गया, जिससे क्या हुआ कि बिल्कुल साफ और स्पष्ट जो बहुमत है वह प्राप्त हो सका। यहाँ पर मोरारजी देसाई के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तो आइए इसको जानते हैं। तो 1996 से 1995 का इनका 1896 से 1995 तक इनका जीवन काल और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं यह, और गांधीवादी नेता, गांधी विचारधारा के समर्थक और खादी और प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक भी रहे हैं और बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। और 1967 से 1969 के बीच उप प्रधानमंत्री पार्टी में टूट के बाद इन्होंने कांग्रेस ओ में शामिल हो गए और 1977 से 1979 तक यह गैर कांग्रेसी दल की तरफ से एक प्रधानमंत्री रहे हैं। अब क्या हुआ, कांग्रेस की एक अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी कांग्रेस के लिए, लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आज़ादी के बाद यह पहली बार ऐसा था कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई थी और कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थी। उसे 35% से भी कम वोट हासिल हुए थे और वहीं जनता पार्टी उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 303 सीटें मिली थी। 330 सीटें
मिली थी और खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी थी और उसे स्पष्ट बहुमत मिल चुका था। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था और कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वहीं उसे राजस्थान, मध्य प्रदेश में उसे महज एक सीट मिली थी। तो इंदिरा गांधी रायबरेली और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से भी चुनाव हार गए थे। तो बहरहाल अगर आप चुनावी नतीजों के नक्शे पर नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी, यानी कि कांग्रेस को दक्षिण भारत में जो है उसको जीत दर्ज हुई थी, तभी तो उसे 154 सीटें भी मिली थी। तो महाराष्ट्र हुआ, गुजरात, उड़ीसा में उसने कई सीटों पर क्या हुआ, अपना कब्जा बरकरार रखा था पहले की जैसा ही। और दक्षिण भारत के राज्यों में उसे एक तरफ से उसकी चुनावी विजय का चट्टा बेरोक टोक चल रहा था और इसके कई कारण रहे। तो पहली बार वह कांग्रेस क्या हुआ, उत्तर भारत में हारी लेकिन दक्षिण भारत में नहीं। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण पहला यह था कि आपातकाल का जो प्रभाव था वह हर राज्य में एक समान नहीं था। लोगों को जबरन उजाड़ने और बसाने का जो काम था वह उत्तर भारत में ज़्यादा हुआ। नसबंदी का जो काम थे वह उत्तर भारत और उत्तर राज्यों में ज़्यादातर इनको चलाया गया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति में दूरगामी बदलाव भी आए और उत्तर भारत का मध्य वर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा था और मध्य वर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में देखकर पाकर उनको वोट दे रहे थे। इस अर्थ में देखें तो 1977 के चुनाव सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं है बल्कि इसके आगे भी कुछ और बातों का संकेत करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम 1977 के, जहाँ पर हरा कलर है वह सभी जनता पार्टी वहाँ पर जीती है और जहाँ पर पीला कलर है वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस इंदिरा गांधी की थी, वो जीती है और वाम दल जो लाल कलर में है और अन्य दल जो है नीले कलर में दर्शाए गए हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत है और वहाँ पर जो इंदिरा गांधी हैं, कांग्रेस है, वह जीत दर्ज करने में कामयाब रही, लेकिन उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में उसे जीत नहीं मिल पाई। चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ खास जानकारियां दी गई हैं, इसको हम जान लेते हैं। तो 1902 से 1987 तक इनका जीवन काल और जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे और स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक रहे हैं और कांग्रेस छोड़ी इन्होंने और फिर बाद में 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन किया और उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं और बाद में इन्होंने 1977 में जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पदभार को भी इन्होंने संभाला और 1977-1979 में और लोकदल के संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो अब आइए जानते हैं हम जनता सरकार के बारे में। तो 1977 के चुनाव के बीच के बाद बनी जो जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। अब यह पार्टी जो बनी थी यह किस मकसद से बनी थी? यह इसका मकसद मात्र एक था कि इंदिरा गांधी को इस चुनाव में तो हराना ही हराना है। क्यों? क्योंकि इस पार्टी के पास अब आपातकाल का एक मुद्दा था और इस मुद्दे के साथ यह पार्टी चुनाव तो जीत गई, लेकिन बाद में जब सरकार चलाने की बात आई, सरकार में तालमेल की बात आई, तो ये इस मामले पर यह पार्टी फेल हो गई। चुनाव के बाद नेताओं के बीच जो प्रधानमंत्री पद के लिए जो होड़ थी वह बहुत तेज देखने को मिली थी। इसमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम शामिल थे जो प्रधानमंत्री के रेस में आगे चल रहे थे। तो मोरारजी देसाई जो हैं 1966 से 1967 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी के रूप में देखे जा रहे थे। चरण सिंह जो थे भारतीय लोकदल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता के रूप में जाने जाते थे और जगजीवन राम उनको एक लंबा अनुभव और
सरकार में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था और बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, और लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान खत्म नहीं हो पाई। अभी भी मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी कुछ लोग थे जो सत्ता में आने और प्रधानमंत्री बनने की चाह रख रहे थे, जिससे कि इस पार्टी की एकता में विघ्न पैदा हो रहा था। तो आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही दिनों तक एकजुट रख पाया था, और इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। यानी कि जो बात सच थी, यानी कि इसके पास एक नेतृत्व नहीं था, इसमें बहुत से नेतृत्व वाले नेता थे, इसमें एक साझा कार्यक्रम यानी जीत दर्ज करने के बाद यह क्या काम करेंगे, किस तरह के काम करेंगे, इसको कोई निर्धारित मानदंड नहीं था, और इसमें इस बातों को लेकर इनके पास अभाव था। तो जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई भी बुनियादी बदलाव नहीं कर पाई, यानी जो कांग्रेस ने काम किया था उसके विरुद्ध या उससे हटकर इन्होंने कोई नया काम नहीं किया। जनता पार्टी बिखर गई बाद में, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो सरकार थी मात्र 18 महीने तक ही अपना जो काम है कर पाई, और उसके बाद इसने अपना बहुमत खो दिया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन, कांग्रेस के पहले ही 154 सीटें थीं, और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जो चरण सिंह थे, जो कि पहले ही जनता दल में थे, उन्होंने क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के साथ सरकार बना ली प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, और फिर बाद में मात्र 4 महीने के भीतर ही यह सरकार जो है चरण सिंह की, यह गिर गई। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए और सत्ता पाने के लिए किस तरह से जो पैंतरे हैं वह आजमाए जा रहे थे। तो जो चरण सिंह इंदिरा गांधी के खिलाफ पार्टी बनाते हैं और पार्टी में चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, और फिर प्रधानमंत्री ना बन पाने से सत्ता पार्टी को बिखेर देते हैं, और फिर बाद में उसी कांग्रेस के साथ जाकर गठबंधन कर 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री का सुख भोगते हैं, और बाद में फिर कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेती है, तो इनकी सरकार गिर जाती है। और 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से फिर चुनाव होते हैं, और इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह पार्टी जनता के दिए वोटों और जनता के विश्वासों पर खरी नहीं उतर पाती है, आपसी कलह और आपसी मतभेद के कारण। जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिल जाती है और हार मिलती है, जबकि 1977 के चुनाव में उभरी भारत में इस पार्टी को ज़बरदस्त सफलता मिली थी। जो पार्टी 1977 में जीती थी वह पार्टी फिर जाकर 1980 में हार जाती है, जनता पार्टी। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1980 के चुनाव में फिर से एक बार 1971 वाला जो है परफॉर्मेंस दी, यानी कि जैसी सफलता 1971 में मिली थी वैसी ही सफलता फिर से इंदिरा गांधी को आपातकाल के बावजूद 1980 में फिर से मिली। तो इस सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली और वह सत्ता में आई, और 1977 और 1979 के चुनाव में लोकतांत्रिक राजनीति का एक और जो है सबक सिखाया। तो यानी कि इससे हम क्या सबक सीख पा रहे हैं 1980 के चुनाव से? यानी कि अगर कोई जो दल है, सरकार अगर अस्थिरता, अगर किसी की सरकार जो है अस्थिर हो और उसमें भीतर कलह हो, तो मतदाता जो है ऐसी सरकार के साथ विश्वास अपना नहीं बना पाता है, जो कि ऐसा जनता दल के साथ हुआ। यहाँ पर हम जगजीवन राम, जिन्हें जगजीवन बाबू के नाम से भी जाना जाता है, उनके उपलब्धियों को जान लेते हैं। इनका जीवन काल 1908 से 1986 तक रहा, और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने बिहार कांग्रेस नेता के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई। 1977 और 1979 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री, संविधान सभा के सदस्य, और 1952 से मृत्यु पर्यंत सांसद रहे, और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री बने, और 1952 से 1977 के अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली, और विद्वान और कुशल प्रशासक भी हैं। अब आइए हम जानते हैं विरासत के रूप में हम इस पूरे लोकतांत्रिक पहलकदमी और घटनाक्रम और आपातकाल की परिस्थितियों और उसके परिणामों और उसके बाद की स्थितियों से क्या सीख सकते हैं। तो एक सारांश हम इस अध्याय का समझने का प्रयास करेंगे अपनी इस विरासत में। लेकिन क्या हुआ? 1980 के चुनाव में सिर्फ इंदिरा गांधी की वापसी हुई? क्या मामला इतना भर था? 1977 और 1980 के चुनाव के बीच दलगत प्रणाली ने नाटकीय बदलाव आए।
अब जिस तरह से दलीय व्यवस्था बदल रही थी उसमें एक नाटकीय हमें स्वरूप देखने को मिला। 1959 के बाद से ही कांग्रेस का जो सबको समाहित करके चलने वाला जो स्वभाव था वह बदल चुका था। और 1969 से पहले तक विविध विचारधारात्मक गतिमति के जो नेता थे और नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक में समेटकर चलने वाली कांग्रेस थी। अपने आप को बदलते स्वरूप और स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ लिया था। उसने अपने को देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायती वाली पार्टी के रूप में अपना जो है परिचय बनाया। इस तरह 1970 के दशक के शुरुआती सालों से कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वह गहरे सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ कितना खींच पाती है। इसके साथ साथ यह पार्टी अब एक नेता यानी कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर भी निर्भर थी। कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलावों के मद्देनज़र अन्य विपक्षी दल गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की तरफ मुड़े और विपक्ष के नेताओं को अब यह बात साफ साफ नज़र आने लगी थी कि चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए थे। लेकिन इस चीज़ से 1977 में उन्होंने इस फॉर्मूले के साथ चुनाव तो जीत लिया और चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाई। अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हो गया। और हमने ऊपर गौर किया कि 1977 के चुनाव परिणामों पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा था, खासकर उत्तर भारत में। और लोकसभा के चुनाव के बाद 1977 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए और इसमें भी उत्तर भारत के राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जातियों और नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिहार में अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसीज के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा और इसके बाद केंद्र की सरकार और केंद्र की जनता पार्टी की सरकार ने मंत्रिमंडल आयोग नियुक्त किया और इस आयोग और पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका के बारे में ज़्यादा विस्तार से हम अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे। तो अगर हमें पूछा जाए कि जो जनता सरकार थी इसकी एक अहम उपलब्धि क्या थी, तो इसने मंडल आयोग का गठन किया। मंडल आयोग का काम क्या था कि अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं यानी जिनके साथ भेदभाव होता है सामाजिक आर्थिक रूप से, वह जातियां कौन सी हैं, उनको किस तरह से हम सुविधाएं और प्रदान कर सकते हैं, उनकी खोज और उनका एक डाटा तैयार करना, यह मंडल आयोग का काम था। तो आपातकाल के बाद हर चुनाव में दलीय व्यवस्था के रूप के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं। संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में था। दूसरी तरफ यह राजनीतिक संकट का भी दौर था और सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, फिर भी उसने नेतृत्व में लोकतंत्र को ठप करने का फैसला किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं को विश्वास था कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानकों का पालन करेंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में भी सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन के दायरे में रहते हुए करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी उम्मीद से सरकार को आपातकाल से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत व्यापक और चहुमुखी शक्तियां दे दी गई थी। अब जिस भारतीय संविधान आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को जो तमाम जो शक्तियां दे देता है, वो इस आस में दिया गया था कि जो सरकार होगी वह सरकार इन शक्तियों का सीमित उपयोग करेगी और अपने सत्ता अपने निजी हितों को ना देखते हुए देश के कल्याण और देश में आई संकट को पार पाने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका दुरुपयोग किया गया। इन शक्तियों का आपातकाल के दौरान दुरुपयोग हुआ और यह राजनीतिक संकट तत्कालीन संवैधानिक संकट से कहीं ज़्यादा संगीन था। इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा। यानी कि इंदिरा गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में कोई आवाज़ ना उठे, कोई आंदोलन ना हो, कोई हड़ताल ना हो, जिससे क्योंकि लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक कार्यों और विकास कार्यों में बाधा होती है। तो इस पर भी सवाल उठा कि क्या लोगों के पास आंदोलन करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। तो स्पष्ट ही इस
दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वः फूर्ति जन भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आया। इस तनाव का एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि हमारी दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम साबित नहीं हुई थी। आगे के 2 अध्यायों में हम इन तनाव की अभिव्यक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे और इन अध्यायों में हम विशेष रूप से जनता और जन आंदोलनों और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी बहसों के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको आपातकाल के पहले और आपातकाल के दौरान और आपातकाल के बाद इस अध्याय को हम 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं और यह तीनों हिस्सों को विभेद इसमें अंतर कर पाना और इसको समझ पाने में आपको आसानी हुई होगी। और आपको इस अध्याय में कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सुझावों और आपके प्रश्नों का अवश्य मैं जवाब दूंगा। और लाइक और सब्सक्राइब करें, बने रहिए मेरे चैनल राजज्ञान दृष्टि के साथ। आगे भी हम अन्य अध्यायों से जुड़े वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।